हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आनुवंशिकी, उसमें हम ले रहे हैं आज मेंडल के आनुवंशिकता के नियम या वंशागति के नियम। तो आपको मालूम है मेंडल ने कौन से मटर पे प्रयोग किए थे? उद्यान मटर पे। और उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइम। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से मटर पे प्रयोग किए, तो आपको लिखना है उद्यान मटर। तो मेंडल ने इन प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर 3 नियम बताए। प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हम तीनों नियम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का जो नियम है एक संकर संकरण के नियम पर आधारित है, यानी कि उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करके प्रभाविता का नियम उन्होंने इसमें बताया कि जब समयुग्मजी लंबा यानी कि कैपिटल T और कैपिटल T, दूसरा है समयुग्मजी बोना जिसका युग्म विकल्पी है स्मॉल t। इन दोनों में जब संकरण कराया जाता है तो हमें F1 पीढ़ी में यानी कि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं, इसका निरूपण कर रहे हैं। लंबा और ये बोना, ये कैपिटल T, ये कैपिटल T, समयुग्मजी भी लिख देते हैं यहाँ। समयुग्मजी, सम यानी समान, युग्म यानी जोड़ा, जो जोड़ा है वो समान है। यहाँ भी समयुग्मजी हो गया। अब ये हमारी जो पीढ़ी है ये पेरेंटल पीढ़ी यानी कि जनक पीढ़ी हो गई। इनका एक एक युग्मक लेते हैं, ये कैपिटल T और ये स्मॉल t। अब जब इन दोनों का संकरण करवाया जाता है तो हमें पहली पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं, यानी कि लंबा, यहाँ लंबा प्रभावी है और बोना अप्रभावी है। इस प्रभावी लक्षण के प्रकट होने के कारण ही हम इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ हम F1 पीढ़ी लिखेंगे। ये प्रथम पीढ़ी में हमें सारे पौधे लंबे ही प्राप्त होते हैं, यानी कि 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं। दोबारा देखेंगे थोड़ा मोस्ट। ये प्रभाविता का नियम ये एक संकर संकरण नियम पर आधारित है। इसमें जब समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोने पौधे का संकरण करवाया जाता है तो हमें F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही मिलता है, यानी कि पौधा कैसा होगा? लंबा। 100% यानी कि पूरे के पूरे पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे। इसीलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये नियम भी क्या है? एक संकर संकरण के नियम पर आधारित है। तो इसमें क्या हुआ था कि जब युग्म विकल्पी है यानी कि एलील, इनके जब युग्मक बनते हैं तो ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण था बोना वो फिर से हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं जब इनका संकरण करवाया जाता है, ये कैपिटल T, स्मॉल t, यहाँ जनक पीढ़ी लिखेंगे, पेरेंटल पीढ़ी। इन दोनों का जब संकरण करवाया जाता है, पहले इनका युग्मक लेंगे। जब संकरण करवाया जाता है तो आपको पता है पहली पीढ़ी में सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे। अब इनका आपस में संकरण करवाते हैं।
थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। इसका इन दोनों से इंटू हो जाएगा, फिर इसका भी इन दोनों से हो जाएगा। अब यहां देखेंगे हम, ये समयुग्मजी लंबा, ये F2PD हो जाएगी, यहां हम F2PD लिख देंगे। तो ये लंबा, ये विषम युग्मजी लंबा, ये विषम युग्मजी लंबा, और ये लास्ट में हमें प्राप्त हुआ बोना। तो बोने का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है F2PD में। तो यहां अनुपात हो जाएगा लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप अनुपात। आपको पहले बता दिया लक्षण प्रारूप क्या होता है कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति यानी वो बाहर से कैसा दिखता है वो उसका लक्षण प्रारूप होता है। तो हमें प्राप्त हो रहा है 3:1, यानी 3 पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, और एक पौधा कैसा है, बोना है। और इसका जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप। जैसा कि आपको बताया है कि जीन प्रारूप किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना होती है। तो यहाँ अपन समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों देखेंगे। तो यहाँ आपको 1:2 और 1 प्राप्त हो रहा है। ये हो गया समयुग्मजी लंबा, ये हो गया विषम युग्मजी लंबा, और ये हो गया समयुग्मजी बोना। तो ये स्थिति हमें प्राप्त होती है F2PD में, जिसका लक्षण प्रारूप 3:1 यानी कि 3 लंबे और 1 बोना, यानी कि 75% लंबे और 25% बोने। और इसका जीन प्रारूप अनुपात हो जाएगा, इसमें हम देखते हैं सजीवों की आनुवंशिक रचना के आधार पे। तो एक जो है यानी कि 25% है समयुग्मजी लंबे हैं, 50% जो है विषम युग्मजी लंबे हैं, और 25% जो है समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें एक ही बात है कि इसमें हमारा जो युग्मक बनेगा उससे हमें अपना जो पहला था समयुग्मजी बोना वो लक्षण फिर से प्रकट होता है, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि इसमें 2 लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया जाएगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ, जब इस नियम के अनुसार जब किन्हीं 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो ये केवल पृथक ही नहीं होते हैं, ये केवल पृथक ही नहीं होते हैं, अपितु एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रह करके व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इसलिए इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखते हैं, जब पीला और गोल बीज की आकृति ले रहे हैं, बीज की आकृति है पीला और गोल, पीला और गोल के लिए युग्म विकल्पी हो गया, और यहां इसका विपर्यासी लक्षण लेंगे हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार। जब इन दोनों में संकरण करवाया जाता है, यहाँ स्मॉल ले लेंगे, ये जनक पीढ़ी है यानी कि PPD पेरेंटल जनरेशन। अब इनके एक एक युग्मक बनाते हैं, कैपिटल Y कैपिटल R, और यहाँ स्मॉल y और स्मॉल r। जब इनका संकरण करवाया जाता है
तो हमें F1PD में ये स्थिति प्राप्त होती है जो कि विषम युग्मजी पीले और गोल ही प्राप्त होते हैं, पीले और गोल। क्योंकि प्रभाविता का जो नियम है, पहला नियम, उसमें F1PD में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। तो हमारा यहाँ प्रभावी लक्षण क्या है? पीला और गोल है, तो यही लक्षण प्रकट होता है। अब जब इसका F1PD का स्वपरागण किया जाता है तो हमें F2PD में क्या प्राप्त होता है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा है ये। अब इनके हम युग्मक बनाएंगे, तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे, इनका ही इंटू करते हैं, कैपिटल Y। एक तो आपको ये प्राप्त होगा कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, फिर स्मॉल y, कैपिटल R, और स्मॉल y और स्मॉल r। इस प्रकार से आपको ये 4 युग्मक प्राप्त होते हैं जब इनका स्वपरागण किया जाता है। तो हमें F2PD प्राप्त होती है। अब वो F2PD देखते हैं हम यहाँ कुछ खाने बनाएंगे जिसमें रखेंगे। हाँ, तो हम यहाँ से देखेंगे, इनके युग्मक बना लिए हमने। अब इनका स्वपरागण करवाते हैं तो हमें F2PD में ये प्राप्त होता है। लक्षण प्रारूप देखेंगे पहले। 9 हमें पीले और गोल प्राप्त होते हैं। देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 कैसे प्राप्त हुए? पीले और गोल। फिर यहाँ में 3 प्राप्त होते हैं, पीले और झुर्रीदार। तो देखेंगे ये रहा पीला और झुर्रीदार, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3। तो 3 हमें प्राप्त होते हैं पीले और झुर्रीदार। 3 हमें प्राप्त होते हैं हरे और गोल। तो देखेंगे 1 2 और ये 3, और लास्ट में हमें 1 प्राप्त होता है हरा और झुर्रीदार। तो ये हमें लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है इसका, यानी कि इसकी बाह्य प्रतीति, यानी कि कितने पीले और गोल वाले, कितने पीले और झुर्रीदार वाले, और कितने हरे और गोल, और कितना हरा और एक झुर्रीदार। तो यहाँ देखेंगे इसका जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में हम अलग अलग लिखते हैं। जीन प्रारूप क्या होता है? आनुवंशिक संरचना होती है किसी सजीव की, तो हम जिसमें इस प्रकार से आपके जो एलील प्राप्त हुए युग्म विकल्पी, इनमें बड़ा छोटा या विषम जैसा भी प्राप्त हो रहा है, उन सबको हमने अलग अलग ले लिया यहाँ। तो देखेंगे कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R हमें 1 प्राप्त हो रहा है जो कि ये रहा। फिर नेक्स्ट है कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r 2 प्राप्त हो रहे हैं। कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R 2 प्राप्त हो रहे हैं। फिर कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r 4 प्राप्त हो रहे हैं। कैपिटल Y, स्मॉल r हमें 1 प्राप्त हो रहा है। कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं। स्मॉल y, कैपिटल R हमें 1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से स्मॉल y, कैपिटल R 2 प्राप्त हो रहे हैं, और लास्ट में हमें स्मॉल r 1 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से स्वतंत्रता का जो अपव्यय का नियम है, ये लक्षण पृथक पृथक तो होते ही हैं एक दूसरे से, बाकी ये स्वतंत्र रह करके व्यवहार करते हैं, इसलिए इस नियम को स्वतंत्रता अपव्यय का नियम कहा गया। अब हम देख लेते हैं इन नियमों का महत्व। इन नियमों का महत्व यह है कि जो हानिकारक, पहला अपन इसका उपयोग देख लीजिए, महत्व देख लेते हैं कि जो हानिकारक जीवाणु विषाणु होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो वो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा पाते हैं। एक फायदा तो इसका ये है। दूसरा, आप जो ऐच्छिक लक्षण वाली फसलें, जैसे कि ज़्यादा विकसित होने वाली फल
या ज़्यादा हमें फ़ायदा देने वाली फसलें प्राप्त कर सकते हैं, और कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त फसलें प्राप्त कर सकते हैं। और जो पृथक्करण का नियम था उसमें हम 2 युग्म विकल्पी प्राप्त करके नया पौधा या नया कोई जीव प्राप्त कर सकते हैं। और जो मानव सुधार विज्ञान की जो शाखा है सुजननिकी, वो भी इन्हीं नियमों पर आधारित है। ये आज का चैप्टर हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद।